ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। इतना मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुल्क दिवालिया हो चला है, मुल्क दिवालिया हो चला है, मुल्क दिवालिया हो चला है। देखिए, हुकूमत इलेक्शन से नहीं भाग रही है। इमरान खान साहब तो उम्मीद लगा के बैठे हैं 2/3 की। हमें उम्मीद है कि उनको सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं मिलनी। मौसीकी पसंद है? जी बिल्कुल पसंद है। कोई ये आ रही है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। साकिब निसार साहब ने जब अपने दौरे हुकूमत में जिस तरह के फैसले किए, ये चाहते हैं कि आज फिर वही फैसले हों। महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका हुआ है। हम श्रीलंका नहीं है, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। इमरान खान अगर चेयरमैन पीटीआई ना होते, एज आ क्रिकेटर आपको पसंद? और आप रोज़ सड़कों पर आकर बदअमनी करेंगे तो मुझे चंद माह पहले भेजा गया दुबई एक ट्रेनिंग के लिए, मैं उसके लिए भी गया। गाँव से ही अली अकबर बाग से एक और साहब खड़े हैं, राना मामला साहब। पहले वो पिछले 10 से 15 साल मेरे ताया जो एमपी रह चुके कर्नल शुजात अहमद खान साहब, उनके साथ एज असिस्टेंट काम करते रहे हैं। इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन तो होना पीटीआई और नून लीग के दरमियान ही है। इब्रारुल हक, उनका भी ताल्लुक सर हमारे ज़िला से है। अब तो खैर वो हमारे हल्के से बाहर जा चुके हैं, इलेक्शन वो लाहौर से लड़ेंगे। तो वो भी सिंगर हैं, उनका कोई गाना पसंद नहीं है? आपने तालीम कहाँ से हासिल की, सिलसिला रोज़गार क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ खुर्शीद और आप देख रहे हैं सिम्प न्यूज़। आज के हमारे मेहमान इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के मालिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़, हल्का PP 50 के MPA मेरी मुराद जनाब बिलाल अकबर साहब से। आज हम करेंगे इनसे कुछ सियासी और कुछ गैर सियासी बातें। सर, हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है? देखिए, हुकूमत इलेक्शन से नहीं भाग रही है। एक मिसकंसेप्शन है जो कि ये पीटीआई ने फैलाया हुआ है कि शायद हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। कुछ वजूहात ऐसी हैं जिनको हम बार बार हमारे लीडरान भी टीवी पे आकर बयान कर चुके हैं कि इलेक्शन 2 सूबों के अंदर कराने के नताइज क्या होंगे। वफाक की जब बात की जाती है तो वफाक के अंदर 4 सूबे शामिल जब तक नहीं होंगे वफाक नहीं बन सकता। पाकिस्तान की हकीकत ये है कि पंजाब 52% ऑफ पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो पंजाब के अंदर है। आज पंजाब का जब इलेक्शन होने जा रहा है, जब ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, तो उस टाइम पे ऊपर नून लीग की हुकूमत है, PDM की हुकूमत है। जब ये इलेक्शन होगा, इमरान खान साहब तो उम्मीद लगा के बैठे हैं 2/3 की। हमें उम्मीद है कि उनको सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं मिलनी। क्या वो इस इलेक्शन को मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। जब वो अदालतें इलेक्शन करा रही थी वो तब नहीं माने थे। दूसरा उसका फैक्ट ये है कि अगर पंजाब में जो भी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी, आगे आने वाले बाकी सूबों के इलेक्शन पे उसके बहुत ज़्यादा असरात आएंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी ज़रूरी हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो खाली ये नहीं है कि इलेक्शन के दिन धांधली ना हो, ये भी प्री पोल रिगिंग है कि सबसे बड़ा सूबा और KPK को मिला के 60-62% मुल्क का इलेक्शन पहले हो जाए। जो जमात वहाँ पर अक्सरियत लेके जाएगी वो बाकी मुल्क के अंदर भी अपनी जड़ें और मजबूत करेगी। लोगों को मौका नहीं मिलेगा फिर MNS के इलेक्शन उसके बाद होने। लेकिन यहाँ पे जो है आपकी पार्टीज़ के बहुत सारे MPA MNS ने जो बयान दिया था कि जी जो है उसको पार्टी वो तोड़ें, असेंबलियाँ तोड़ें और इलेक्शन में जाएं, और अब जो है वो इलेक्शन नहीं होने जा रहे या डिले करने के टैक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, इसकी वजह? देखिए, बिल्कुल इमरान खान साहब रोज़ एक नई बात करते थे और रोज़ कहते थे, डराते थे, धमकाते थे कि जी मैं असेंबलियाँ तोड़ दूँगा। असेंबलियाँ तोड़ना उनका अपना फेल था। उनको तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। पहली बात है कि असेंबलियाँ किसी वजह से टूटनी चाहिए। असेंबलियों को ऐसे तोड़ना भी गैर आईनी है, लेकिन एक बंदे की खुशी की खातिर जब असेंबलियाँ तोड़ी गई हैं, उस टाइम बिल्कुल नून लीग की लीडरशिप ने, PDM की लीडरशिप ने बिल्कुल कहा कि आप असेंबलियाँ तोड़े, हम इलेक्शन कराते हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन और बाकी लोगों से जब मशवरा किया गया, बाकी अदारों से मशवरा किया गया, तो समझ यही आ रही है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। जब तक इकट्ठे इलेक्शन नहीं होएगा, ये एक कांस्टेंट सर्कल में हम फंस जाएंगे। खाली इस इलेक्शन की बात नहीं है, फिर हर 5 साल के बाद पंजाब के और KP के इलेक्शन लैदा हो रहे होंगे, बाकी मुल्क के इलेक्शन लैदा हो रहे होंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों सूबे बाकी मुल्क से अलग फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। तो हमारी ख्वाहिश ये है एज तमाम पार्टियों के, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वफाक की बेहतरी के लिए। देखिए, हकीकत ये भी है कि बहुत सारे सूबे पंजाब को बहुत सारी चीज़ों के लिए कसूरवार मानते हैं। जब आप इलेक्शंस के अंदर भी पंजाब को डिसाइडिंग फैक्टर बना देंगे कि उसके इलेक्शंस का पहले रिजल्ट निकल आएगा, बाकी मुल्क के नतीजे उसको फॉलो करेंगे, तो मेरा ख्याल है वफाक कमज़ोर होगा। ये भी एक मेन वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। मरीम नवाज़ ने तराजू के दोनों पल्लड़ों को बैलेंस रखने की बात की है, ये किस तरफ इशारा किया है? इशारा तो जी कोर्ट्स की तरफ है और बिल्कुल क्लियर कोर्ट्स की तरफ है। कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिसका किसी को समझ ना आए। साकिब निसार साहब ने जब अपने दौरे हुकूमत में जिस तरह के फैसले किए, बेटे की फ़ोन कॉलें जो लीक हुई हैं वो चल रही हैं, उसके बाद आज के जजों की भी जो आगे फैमिली मेम्बर्स की जो उनकी जो बातें चल रही हैं, ये सारे इंसाफ के तराजू का पलड़ा बराबर नहीं होने दे रहे।
ये फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि जिस तरह 2017-18 के अंदर इन्होंने एक केस कहीं और से शुरू किया, पनामा से शुरू किया और अकामा पे लाके मियां नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर नाहल किया, ये चाहते हैं कि आज फिर वही फैसले हों। लेकिन अब अवाम जो है वो गयूर है, अवाम जो है वो जाग चुकी है, उनको पता है क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं और अवाम हमारे साथ खड़ी है और वो भी ये डिमांड करती है कि अगर आप बाकी इदारों को काउंटेबल रखते हैं तो आपको अदलिया को भी काउंटेबल रखना पड़ेगा, उनकी भी दखलंदाजी बंद होनी चाहिए और उनकी अदालत को तो बिल्कुल ही जो है न्यूट्रल होना चाहिए, किसी न किसी पार्टी का सहूलतकार नहीं बनना चाहिए। तो मरीम नवाज साहिबा का यही इशारा है कि अदालत अपना फैसला मेरिट के ऊपर करे, ना किसी का सहूलतकार बन के करे। सर, तजर्बाकार टीम भी, पीडीएम की 14 जमातें भी, ना पेट्रोल कंट्रोल हो रहा है ना डॉलर, महंगाई जो है दिन ब दिन ऊपर जा रही है, गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है, इलेक्शन का जो दौर है वो स्टार्ट हो चुका है, तो किस तरह हल्के की आवाम को फेस करेंगे? बिल्कुल आपने सही बात की, महंगाई वाकई अरूज पर है, महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका हुआ है और लोगों के लिए अब अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदना भी मुश्किल हो चुका हुआ है। लेकिन इसके अंदर मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे पास जब हमने हुकूमत संभाली थी तो उस टाइम पे भी हमें पता था कि हमारे साथ आगे चल के जमातों के साथ यही होना है, क्योंकि जिस डगर पर हमें इमरान खान साहब लेकर आ गए थे, आपने देखा होगा कि जब हुकूमत उनसे ली गई तो उन्होंने 6 महीने तक एक ही गर्दान जापते रहे वो कि मुल्क दिवालिया हो चला है, मुल्क दिवालिया हो चला है, मुल्क दिवालिया हो चला है। हम श्रीलंका नहीं हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे दिवालिया होने के बहुत ख़तरनाक असरात हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन थी, या तो हम सियासत बचाएं या हम मुल्क बचाएं। हमने कड़वा घूंट पिया, हमें उसका सियासत में ज़रूर नुकसान है, आज हमारा वोट बैंक उसकी वजह से ज़रूर कम हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम आवाम के पास जाकर उनको बात समझाएंगे कि जब हमने 5 साल हुकूमत की, हमने भी IMF से मुआहदे किए थे, लेकिन हमने रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो खाने पीने की चीज़ें थी, या पेट्रोल था या बिजली था, उसकी कीमतों की शराइत बीच में डालकर मुआहदे नहीं किए थे। गवर्नर स्टेट बैंक IMF का ला के हमने नहीं बिठाया, गवर्नर स्टेट बैंक IMF का इमरान खान ने लाकर बिठाया, हाथों पाँव के अंगूठे लगा के इमरान खान ये मुआहदा करके गया है, जिसका हमें अब उसकी पासदारी करनी पड़ रही है, क्योंकि इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही मुआहदा करके गया है। अगर खाली इमरान खान की ज़ात की बात होती तो हम इन मुआहदे को कभी ना मानते, लेकिन एक मुल्क का जब सरबराह एक फ़ैसला करके जाता है तो हमें उसको मानना पड़ेगा। और जो जहाँ तक आपने कहा तजर्बाकार टीम, इंशाल्लाह पहले भी 2013 में जो बहरान मुल्क जिसका सामना कर रहा था, उस टाइम भी महंगाई का बहरान था, बिजली का बहरान था, हमने 5 साल में सारे बहरानों पर काबू पाया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह मुल्क को हम स्टेबलाइज़ करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब हर रोज़ आप एक धरना दे के बैठ जाएंगे, हर रोज़ आप कोशिश करेंगे कि किसी तरह मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करें, चलती इकॉनमी को तबाह करने के लिए आप असेंबलियाँ तोड़ के इलेक्शन की डिमांडें करेंगे और आप रोज़ सड़कों पर आकर बदअमनी करेंगे, तो इकॉनमी तो स्टेबल नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि PMLN ही वो टीम है जो कि मुल्क को संभाल सकती है। अपने दौरे हुकूमत में अपने हल्के के लिए कितने मंसूबे लेके? मेरा ख्याल है जी PMLN का जो दौर था 2013 से लेकर 18 तक, वो एक गोल्डन एरा था नारोवाल के लिए ख़ास तौर पे। यहाँ पर हमारे नारोवाल के अंदर एक नया DHQ अस्पताल बना, स्टेट ऑफ द आर्ट। उसके बाद नारोवाल में 3 यूनिवर्सिटियों की बुनियाद पड़ी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आई, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज आई, उसके बाद नारोवाल यूनिवर्सिटी का इनकाद किया गया। उसके बाद ये भी कोशिश जारी थी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ जाए। यहाँ पर सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जो कि स्पेशली गर्ल्स स्कूल जो कि अपग्रेड किए गए। उसके बाद सड़कों का एक जाल बिछाया गया ताकि लोगों को आमदोरफ्त में आसानी रहे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ऐसी फैसिलिटी तैयार हो रही थी जो कि पाकिस्तान में यूनिक थी, जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एक जगह पे आके पूरे पाकिस्तान के टॉप एथलीट्स ने यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करनी थी और उसका जारी बात है हमारे लोकल इलाके के बच्चों को भी उसका फ़ायदा होना था। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो 2013 से 18 का दौर था, प्लस हमारे पास एक यहाँ पर डेग गुजरती है जो कि हर साल सैलाब की वजह से लाखों एकड़ पर खड़ी हुई फसल को तबाह करती थी। उसके ऊपर 2-2.5 रुपये का एक बंद बना जिसकी वजह से आज 7 से 8 साल हो गए सैलाब बिल्कुल हमारे नारोवाल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी यहाँ पर कोशिश की है कि आवाम की लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए जो हम कर सकते हैं उसके अंदर अपना किरदार अदा करें। सर, आपने कितनी बार जो है पंजाब असेंबली में अपने हल्के की आवाम के लिए आवाज़ उठाई है उनके मसाइल के लिए? मेरा टेन्योर है जी पंजाब असेंबली में 4 साल और चंद माह। उसके अंदर अगर आप पंजाब असेंबली का रिकॉर्ड भी चेक करेंगे
तो मेरे 180 से ज़ायद सवालात थे जो कि मैंने वहाँ पर पेश किए अपने इलाके के मसाइल के लिए। थोड़ा सा सिस्टम हमारा फॉल्टी है कि जब आप एक सवाल वहाँ पर पेश करते हैं, उसके 2-2.5 महीने बाद उस सवाल की बारी आती है जब वो असेंबली में पूछा जाता है, और चूंकि वो रेज़ हो चुका होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे मसाइल असेंबली के फ्लोर पे आने से पहले हल हो जाते हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद जितनी भी बजट स्पीचेस हैं, बजट जितनी बार 4 दफ़ा पेश किया गया, उस सब के अंदर मैंने बिल्कुल वहाँ पर एजुकेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर बात की है। अपने इलाके के लिए जो हमने यहाँ पर कॉलेजेस के मसाइल थे, यहाँ पर रोड स्ट्रक्चर के मसाइल थे, BHU के मसाइल थे, उसके ऊपर 7 से 8 दफ़ा बिल्कुल मुझे मौका मिला है बात करने का। उसके अलावा अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए मुझे चंद माह पहले भेजा गया दुबई एक ट्रेनिंग के लिए, मैं उसके लिए भी गया। तो मेरा ख्याल है कि मैंने जितनी मैं कोशिश कर सकता था उतनी की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह दोबारा मौका देगा तो मैं इससे ज़्यादा कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आपके बिल्कुल साथ ही आपके नेबर में आपके मद्दे मुकाबल भी एक उम्मीदवार खड़े हैं। इसके साथ साथ आपका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पार्टी से भी है। इनके खड़े होने से आपको कोई वोट बैंक में कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन लड़ना पड़ता है, इसमें मुखालफत भी होती है। हमारे गांव से ही अलीगढ़ बाग से एक और साहब खड़े हैं, राना मामला साहब। पहले वो पिछले 10 से 15 साल मेरे ताया जो MP रह चुके कर्नल शुजात अहमद ख़ान साहब, उनके साथ एज असिस्टेंट काम करते रहे हैं। हम उनको एज अ फैमिली मेम्बर ही कंसिडर करते रहे हैं। लेकिन सियासत में आगे बढ़ने का हक हर बंदे को हासिल है। उन्होंने अगर फ़ैसला किया आज इलेक्शन लड़ने का तो हम उसको खुशामदेद कहते हैं। इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन तो होना PTI और नून लीग के दरमियान ही है। यहाँ पर बाकी सारे कैंडिडेट जो हैं वो बिल्कुल अपना अपना हिस्सा लेंगे, लेकिन आज जो बड़ी 2 जमातें हैं वो यही 2 हैं। और PMLN का ग्राफ हमेशा से नारोवाल के अंदर हमेशा ऊपर रहा है, और अभी भी आप अवाम में जाएंगे, जब हम भी जाएंगे अवाम में वोट लेने के लिए, और जब वोटों का रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि इनका कोई खातिर खा बहुत ज़्यादा लोग इनको वोट नहीं डालेंगे, वोट नून लीग को ही डालने, और इंशाल्लाह नून लीग यहाँ से कामयाब होगी। इमरान खान अगर चेयरमैन PTI ना होते, एज आ क्रिकेटर आपको पसंद? 92 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता है तो उस टाइम मेरी उम्र 12 साल थी, रमज़ान का महीना चल रहा था, और बड़ी मुश्किल इजाज़त मिलती थी रात को जाग कर मैच देखने की। और हमने थ्रू आउट सारे मैच भी देखे हैं, इमरान खान साहब को और पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया है, और हमें बड़ी खुशी थी कि इमरान खान साहब वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीत कर आए। तो एज ए क्रिकेटर तो मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ, एज ए फिलंथ्रोपिस्ट मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ कि उन्होंने शौकत खानम जैसा एक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बनाया, और इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे लोगों के, हज़ारों लाखों लोगों की अब तक वो इलाज भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एज अ क्रिकेटर एंड एज अ फिलंथ्रोपिस्ट आई रियली लाइक हिम। थोड़ा सा सवाल जो है थोड़ा हट के, मौसीकी पसंद है? जी बिल्कुल पसंद है। कोई ऐसा कोई फेवरेट आपका सॉन्ग? बहुत सारे हैं, अभी शुरू से अभी बचपन से लेके अभी तक बड़े सारे सुने हैं, गाने भी सुने हैं, पाकिस्तानी भी सुने हैं, इंग्लिश भी सुने हैं, इंडियन भी सुने हैं। लेकिन ये रिसेंट टाइम में जो आई थिंक जो पाकिस्तानी एक सिंगर है ना, आतिफ असलम, आई थिंक ही इज़ आउटस्टैंडिंग। और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का नाम उनसे ऊपर आता है। लेकिन मुझे आजकल के सिंगर्स में आतिफ असलम साहब बहुत पसंद है। उन्होंने जो गाना गा छोड़ा ना जी, ताजदार हरम, आई थिंक ये एक ऐसा है सॉन्ग कह लें आप, उसको नात कह लें, कि जब भी बंदा सुनता है आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुनगुना के। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूँ। जी। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, इतना मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इब्रारुल हक, उनका भी ताल्लुक़ सर हमारे ज़िला से है। अब तो खैर वो हमारे हलके से बाहर जा चुके हैं, इलेक्शन वो लाहौर से लड़ेंगे, तो वो भी सिंगर हैं। उनका कोई गाना पसंद नहीं? बिल्कुल, के गाने बचपन में बहुत सुने हैं हमने। वो एक टाइम पे वॉज वेरी फेमस, आज भी फेमस है, मैं ये नहीं कहता एक टाइम पे, वो आज भी फेमस है। उनके बिल्कुल गाने सुनते हैं, सिंगर मुझे पसंद हैं वो। सर ये जानना चाहेंगे कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की, सिलसिला रोज़गार क्या है? अपने बायो थोड़ा सा बता दें ताकि नाजरीन को ये भी पता चल सके। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ फ़ौज से रहा है जी, तो तालीम तो शुरू के काफ़ी साल, 7-8 साल तो हम लोग ट्रैवल ही करते रहे। कभी मुल्तान में किसी स्कूल में चले गए, कभी रहीम यार खान किसी स्कूल में चले गए। लेकिन उसके बाद फिर हम जब लाहौर शिफ्ट हुए उनकी रिटायरमेंट के बाद, तो पहले मैं बीकन हाउस में था,
फिर मैंने मैट्रिक अपना किया है क्रेसेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से, शादमान से। फिर मैंने अपना कॉलेज भी वहीं से किया। वो करने के बाद चंद माह के लिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया। मैंने अमेरिका के लिए अप्लाई किया हुआ था, थोड़ा बीच में गैप था तो पता भी नहीं था एडमिशन होना है कि नहीं होना। फिर अल्लाह ने मेहरबानी की मेरा एडमिशन हो गया। फिर मैं अमेरिका चला गया, ओहायो जो स्टेट है उनकी, वहाँ पर मैं चला गया। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने फिर अपना बैचलर्स का आगाज़ किया फाइनेंस के अंदर। फिर मैंने कुछ 2 साल अमेरिका में जॉब की। फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। पाकिस्तान वापस आके फिर मैंने कोई साल एक पाकिस्तान अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं दुबई शिफ्ट हो गया। तो 2006 से लेके 2016 तक मैं 10 साल दुबई था, वहीं पे अपना बिज़नेस कर रहा था। 16 में चूँकि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड सियासी है, तो मेरे ताया मेरे से पहले 4 टेन्योर MP रह चुके हैं। ही वॉज़ गेटिंग वेरी ओल्ड। तो उनका ख्याल था कि हमें चेहरा तब्दील करना चाहिए और हमें नए ब्लड की ज़रूरत है, तो मुझे वापस बुलाया गया। उसके बाद से 2016 से लेकर 2023 तक अब मैं मुकम्मल, मेरा जो है ताल्लुक़ उस सियासत से है। मेरे वालिद साहब की एक कंपनी है अली अकबर ग्रुप के नाम से, जो एग्रीकल्चर का काम करती है। मेरे बड़े भाई उसको रन करते हैं। वहीं से हमारा ज़रिया मुआश है, वही हमें सपोर्ट करते हैं, वहीं से हम सारा काम चलाते हैं। और मैं 24 घंटे सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए हल्के मौजूद रहता हूँ। और ये आपको थोड़ी सुन के हैरानी होगी, मैंने अमेरिका में भी काम किया, दुबई में भी काम किया, अल्लाह ताला ने वहाँ बड़ी कामयाबी दी। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन यहाँ पर है ना, वो सेटिस्फेक्शन वहाँ काम करने में नहीं थी। यहाँ पर हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर किसी ने अस्पताल भी जाना हो तो उसको सिफारिश चाहिए, छुट्टी भी लेनी हो तो उसके लिए सिफारिश चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली सियासत में आके फ़ील होता है कि आप किसी ने सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होता तो यहाँ पर आके आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग ज़रूर होती है कि आप किसी की ज़िंदगी में शायद कोई बेहतर तब्दीली लेकर आ रहे हैं। तो मैं वेरी हैप्पी, बड़ा खुश हूँ मैं इस काम में आके। तो इन फ्यूचर आप अपने हल्के के लिए कौन से जो बुनियादी उनके मसाइल हैं वो मंसूबे लेके आएंगे? देखिए जी, हमारा तो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, एहसन साहब का भी और हमारा भी, कि जब तक यहाँ पर एजुकेशन आम नहीं होगी तब तक ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, ना नारवल तरक्की कर सकता है, ना यहाँ का कोई घराना तरक्की कर सकता है। यहाँ पर हमारी फैमिली ने ज़मीन ख़रीद के दी 4-5 एकड़ पे, एहसन साहब ने मेहरबानी फरमाई, वहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज बनवाया। इसी तरह टेफ्टा कॉलेज के लिए हमारी फैमिली ने ज़मीन दी 21 एकड़, वहाँ पर टेफ्टा कॉलेज हुकूमत ने बनाया है। एहसन इकबाल साहब यूनिवर्सिटियों का जाल बिछाया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हमारा मेन फोकस एजुकेशन पर होगा। 3 यूनिवर्सिटियाँ आ चुकी हैं, चौथी इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज, और 5वां इंशाल्लाह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है उसका सब कैंपस आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका यहाँ पर इफ्तिताह होगा। कुछ अभी भी हमारे जगहों पर अभी भी कमी है कॉलेजेस की। हमारी बहुत कोशिश है कि किला अहमदाबाद के अंदर हम जो हमने वादा किया हुआ है कि वहाँ पर हम गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनवाएंगे जल्द अज जल्द, जैसे अल्लाह हमें मौका देगा, हुकूमत देगा, हम वो बनवाएंगे। उसके अलावा बिल्कुल हमारे कुछ सैलाब आने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी ख़राब हुआ है, ख़ास तौर पे हमारा जो पसरूर वाली साइड पर हल्का लगता है वहाँ पर। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, रोड स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, क्योंकि रोड्स के बगैर जिस बंदे ने रोज़ टूटी सड़क से गुजर के आना वो अजियत का शिकार रहता है, आधा तो वहीं पे वो थक जाता है। जब तक ट्रांसपोर्टेशन का मामला ठीक नहीं होगा तब तक बाकी मामला भी ठीक नहीं होंगे, बिज़नेस भी बेहतर नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इलाके में जो सड़कें वगैरह रह गई हैं, जो अभी तक नहीं बन सकी, उनके लिए हम बेहतरी का काम करें। यहाँ पर हमारी कोशिश है कि जो बड़े कस्बे हैं जिस तरह तलवंडी है, डुमाला है, किला अहमदाबाद है, उसके बाद सनखतरा है, नूनार है, तमथल है, यहाँ पर इन सब में हमारी कोशिश होगी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हमें इजाज़त मिलती है हम यहाँ पर RSC ज़रूर शुरू कराएं, जहाँ पर कम से कम गायनी का बंदोबस्त हो, जहाँ पर कम से कम 24 आवर सर्विस हो, ताकि जो DHQ नारोवाल है उसके ऊपर से भी थोड़ा प्रेशर कम हो। तो हेल्थ और एजुकेशन हमारे 2 फोटे हैं जो कि हमने पहले भी काम किया और हम इसी के ऊपर और काम करेंगे। आज के हमारे मेहमान थे बिलाल अकबर साहब, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बड़े दिल से तमाम सवालात के जवाब दिए। लम्हा ब लम्हा अपडेट सियासी सूरत हाल से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सिम्प न्यूज़। आरिफ खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।